अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कोफिशिएंट के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमारा जो लेक्चर हुआ फ्रिक्शन और उसके टाइप्स के ऊपर हमने बात की। फ्रिक्शन क्या है? ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी के मोशन को रिड्यूस कर दे, कम कर दो या उसको रोक दे, तो वो फोर्स फ्रिक्शन है। होती भी ऐसी है डेली लाइफ में। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हमें चलने के लिए एनर्जी की जरूरत ना होती। क्या बात है, बिल्कुल सही। इसी तरह होता है, फ्रिक्शन ना होती, फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो है नुकसान भी है, फायदे भी है। फ्रिक्शन अगर ना होते तो फिर हम लिख भी नहीं सकते थे। ये आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में आप पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बात होगी? हमने इससे पहले फ्रिक्शन के दो टाइप्स पढ़े थे। एक को बोलते थे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होती और भी है, लेकिन हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स जो बॉडी को मूव करने के लिए, यानी कि मूव करने से पहले जो फोर्स लग रही होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। बात क्यों है कुछ, अगर ये ब्लॉक है, आप इसको फोर्स लगाई जा रहे हो लेकिन हिल नहीं रहा। आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, नहीं हिला, 2 लगाई, नहीं हिला, 3 लगाई तो ये चल पड़ा। 3 लगाई तो ये चल पड़ा, और 2 पहले लगा रहे तो वो जा किधर रही थी? वो स्टैटिक फ्रिक्शन को कम कर रही थी। हमेशा कोई भी बॉडी तब इक्विलिब्रियम में आती है या बैलेंस, जब बैलेंस फोर्सेस लगती है बॉडी के ऊपर, तो तब वो बॉडी रेस्ट में होती है। अब ये मार्कर रेस्ट में है क्योंकि इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रही है। बैलेंस का मतलब जितना इधर लग रही है इतना इधर लग रही है। अगर मैं इसको कम कर दूं ये बाहर आ जाएगा, मतलब इन अनबैलेंस फोर्स लगी। तो ये आप फोर्स लगा रहे थे ब्लॉक पे, लेकिन ब्लॉक हिल नहीं रहा था, उस वक्त बैलेंस फोर्स थी। क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे थे, आपकी फोर्स को कोई काट रहा था, कोई कम कर रहा था। वो जो कम कर रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स थी। स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स थी। स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स इस ब्लॉक के अपोजिट लग रही थी। जो आप इस तरफ फोर्स लगा रहे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ होगी, अपोजिट में होगी। और इसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन भी होती थी, जो किसी बॉडी, चलती हुई बॉडी को दोनों तरफ रखती थी। काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ये क्या होती है काइनेटिक फ्रिक्शन? अगर कोई बॉडी चल रही है, एक बात समझिए, अगर फ्रिक्शन ना होती तो एक मतलब किसी बाल को छक्का मारते या छाट मारते या बाल को, तो वो बाल हमेशा चलता ही रहता, रुकता ही नहीं, रुकने का नाम ही ना लेगा। क्योंकि किसी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स लगाए रखना लाजमी होता है। जी बोलिए। ये इंसान जैसे खड़ा होता है, इस तरह गिरते बाकी चीजें गिरती हैं। बिल्कुल, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा जो है ना इधर आता है, बैलेंस हो जाता है। ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, दो चीजें। वो चौथे चैप्टर के 2 टॉपिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। मार्कर का यहाँ पे लाते हैं, ये किसी एक पॉइंट पे नहीं गिरता। अगर देखें तो वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितना मास इस तरफ उतना मास इस तरफ। तो चलिए अभी इसका देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी को मोशन करे, कोई बॉडी चल रही हो उस वक्त लग रही हो। आप क्रिकेट बॉल को शॉट मारते हो तो क्रिकेट बॉल रुक जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगती है? जब कोई बॉडी मूव करे, ये मोशन कर रही है, तो तब ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। और हमने बात की थी काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो फ्रिक्शन है ये डिपेंड करती है नॉर्मल फोर्स के ऊपर। फ्रिक्शन, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन मैंने कहा था कि 2 चीजों पे डिपेंड नहीं करेगी। एक, उस बॉडी पे नॉर्मल, उस बॉडी का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है कि कितना बड़ी सरफेस है, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इन 2 पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती है। एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, एक 20 मीटर की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों में फ्रिक्शन बराबर लगेगी। दूसरी चीज, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका सरफेस एरिया बड़ा है, सरफेस एरिया चौड़ा है, यानी कि ये डस्टर ले लो, इस डस्टर और इस मार्कर फ्रिक्शन, ये जब दोनों चलेंगे तो दोनों को फ्रिक्शन की वैल्यू सेम हो, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है नीचे, लेकिन उसको कहते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट। जो नीचे लगता है एरिया, उसको एरिया ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। वो और ये जो स्पीड है, ये दोनों पे डिपेंड नहीं करती फ्रिक्शन। तो डिपेंड किस पे करती है? नॉर्मल फोर्स पे, सरफेस पे डिपेंड करती है कि आप जो बॉडी को मूव करवा रहे हो वो किस सरफेस के ऊपर मूव करवा रहे हो।
रफ सरफेस है या बिल्कुल फ्लैट है, तो इस पे डिपेंड करेगी। तो हम कहेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट देखते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एफएस से। ये एफएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल फोर्स के। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होती है? बॉडी के वेट के बराबर होती है। क्या बात सही है? देखिए, ये अगर ब्लॉक है, इस पे दो फोर्सेस, कोई चीज आप कुर्सी पे ऊपर बैठ रहे हो, आपका वेट और नॉर्मल फोर्स बराबर है, तभी आप कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हो। अगर ये दोनों इनबैलेंस हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, या तो कुर्सी टूट जाएगी। ऐसा ही होता है, जितना आप कुर्सी के ऊपर बैठ के आपका वेट नीचे लग रहा है, उतना कुर्सी आपको ऊपर की तरफ भी लगाती है फोर्स। जो ऊपर की तरफ लगाएगी वो नॉर्मल फोर्स होगी, जो आपका वेट नीचे लग रहेगा ये वेट होगा। ये दोनों अपोजिट होती है, एक नीचे लग रही है तो एक ऊपर, एक फोर्स नीचे एक ऊपर, तो ये दोनों दूसरों को बैलेंस कर देती है, तो हम रेस्ट में होते हैं, हम कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। तो ये ब्लॉक है, तो इसका ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स होगी, नीचे वेट होगा, और ये दोनों बराबर होंगे। जितना वेट है उतना नॉर्मल फोर्स, दोनों के बराबर होगी। तो हम इसलिए कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एन पे डिपेंड करती है। व्हाट इज एन? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होती है जो लगती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। यहां अगर ब्लॉक है तो इसको कहेंगे एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट, वो एरिया जो जुड़ा हुआ है ब्लॉक के साथ, उसको एरिया ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो नॉर्मल फोर्स और एरिया ऑफ कांटेक्ट के बीच में कितना एंगल है? 90। मेरे हाथ के ऊपर मार्कर रखता हूं, मार्कर और हाथ के बीच में कितना एंगल होगा? 90। ये एंगल 90 होता है। अगर सीधा हो तो ये 180 होता है, ये आप याद रखें। अगर ऐसे बिल्कुल सीधा 90, ऐसा हो तो 180। तो अब ये देखो, ये सरफेस है, ये सरफेस है, और ये बिल्कुल सीधी है, तो 90 को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो हम नॉर्मल फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो एरिया ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगे, तो उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। वो फोर्स जो एरिया ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगे। अब ये नॉर्मल फोर्स है, इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? द फोर्स व्हिच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, मैंने बोला वो जगह जो जुड़ी हुई होती है, जहां ब्लॉक लगा होता है, उसको एरिया ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और नॉर्मल फोर्स सीधा परपेंडिकुलर लग रही है, तो हम बोलेंगे ऐसी फोर्स जो एरिया ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगे, तो उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स होगी। अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना नॉर्मल फोर्स ज्यादा लगेगी उतना स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगी। नॉर्मल फोर्स कब ज्यादा हो सकती है? नॉर्मल फोर्स किसकी ज्यादा होगी? जिसका वेट ज्यादा होगा। हमने कहा है कि जितना वेट होता है उतनी ही नॉर्मल फोर्स लगती है। मोटा बंदा है या बड़ा मैस है जिसका, तो जिसका वेट भी ज्यादा होगा उसको हिलाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी नॉर्मल फोर्स ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है, तो हम इसको हिलाना मुश्किल होता है। तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा। बड़ा पत्थर, एक छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर को हिलाना मुश्किल, मोशन में लाना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े पत्थर में नॉर्मल फोर्स ज्यादा होती है। नॉर्मल फोर्स की ज्यादा होने से स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है। इस चीज को बुक में लिखा होता है कि नॉर्मल फोर्स, static friction is directly proportional to the normal force. Greater will be the normal force, high will be the static friction. इस तरह की इंग्लिश लिखी रहती है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आ जाता है। जैसे हमने कहा था acceleration is directly proportional force divided by mass। फिर हमने इसको खत्म करके यहाँ कांस्टेंट k लिख दिया था, f divided by m। k को हमने कहा था 1 है, तो acceleration equal to f divided by m कर दिया। तो कांस्टेंट k आ गया था, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट होगा म्यू एस एन। म्यू माइक्रो का सिंबल था, लेकिन यहाँ म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एम एस एन है, ये यू की तरह है, लेकिन पीछे से दुम निकली हुई है। म्यू एस छोटा एस, आगे एन, म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। अब ये किसके इक्वल होगा? n यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, फिजिक्स खत्म होगी, मैथ आ गई। fs डिवाइड बाय n, और यहां पे होगा म्यू s। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स। तो ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये भी इसी तरह का ही है। अब ये यहीं पे आ जाएगा, देखना।
इसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नॉर्मल फोर्स के। देखिए यहाँ एफ के लिख देंगे, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे ये हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू के, यू के, यू के तो डिवाइडेड पे होगा, म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब उसी तरह इसको अलग करो, n यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ बढ़ा के डिवाइड कर दो, f k डिवाइड बाय n इक्वल टू म्यू के। तो इनका कोफिशिएंट लिखने का स्टाइल ये है, म्यू s f s डिवाइड बाय n, म्यू के f k डिवाइड बाय n। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।